ओम शांति। मृत्यु से पहले ये 4 बातें ज़रूर याद रखना, वरना बुढ़ापे में आपके बच्चे धक्के ही मारेंगे। ये तो हम सभी जानते हैं कि बुढ़ापे का सहारा बच्चे ही होते हैं, और अगर बच्चे ही पराए हो जाएं तो इससे बड़ा दुख माता पिता के लिए और कुछ नहीं होता है। आज ये 4 बातें आपने अच्छे से समझ ली तो आपने अपने जीवन के 4 मोतियों को ग्रहण कर लिया। इसको ध्यान दे करके सुनना और इससे आपको बहुत बड़ी सीख आपको मिलेगी। देखिए, एक पिता के लिए सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब उसका बेटा या बेटी स्कूल या कॉलेज में अच्छे नंबरों से पास होकर के आता है, या वो अपने टैलेंट से देश, गांव या शहर को गौरवान्वित करता है। उस दिन पिता का सर फक्र से ऊंचा उठ जाता है। उस दिन माँ बाप को ऐसे लगता है जैसे उन्होंने आज सबसे बड़ी दौलत प्राप्त कर ली हो। जिंदगी में ऐसा अवसर किसी किसी को ही मिलता है जब बेटे की कामयाबी पर पिता अपने को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझता है। यही हुआ था आज रतनलाल जी के साथ। रतनलाल जी सुबोध के पिता थे। सुबोध उनका इकलौता बेटा था जिसने यूनिवर्सिटी में आज टॉप किया था। रतनलाल जी आज बहुत खुश नज़र आ रहे थे, और खुश क्यों ना हो, बेटे ने टॉप जो किया है। ऐसे मौके तो किसी किसी को ही मिलते हैं। रतनलाल जी की रिश्तेदारी से, यार दोस्तों से बधाई के लगातार फ़ोन आ रहे थे। सुबह से अभी तक रतनलाल जी फ़ोन पर ही लगे थे। अभी वो फ़ोन पर बात ही कर रहे थे, तभी उनका बेटा सुबोध घर में आता है। अच्छा मिश्रा जी, मैं फ़ोन रखता हूँ, फिर बात करूँगा। इतना कहकर रतनलाल जी ने फ़ोन रख दिया और अपने बेटे को धक से गले लगा लिया। बेटा, तूने तो मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। सुबह से बधाई देने वालों के फ़ोन पर फ़ोन आए जा रहे हैं। एक पिता और बेटे का मिलन, और पिता की आंखों में बरसता बेटे के लिए प्यार, और सामने खड़ी उसकी माँ मोहित हुए जा रही थी। माँ भी खुशी से अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। वो भी अपने लाडले लाल को गले लगाकर अपना प्यार बरसा देना चाहती थी। दोनों माता पिता कुछ कह पाते, इतने में सुबोध कहने लगा कि माँ और बाबूजी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। माता पिता ने सोचा, पता नहीं बेटा कौन सी बात कहेगा। वे दोनों खुशी से बोल पड़े, हाँ हाँ बेटा बोलो, क्या बात है। तब सुबोध कहता है, और उसके माता पिता उसकी बातों को बड़ी गौर से सुनने लगते हैं। सुबोध कहता है, पिताजी आपको तो पता ही है कि आज के समय में कोई अच्छी नौकरी मिलना कितना मुश्किल काम है। रतनलाल कहते हैं, हाँ बेटा तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, परंतु तुम्हें चिंता करने की क्या ज़रूरत है। अभी अभी तो तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म हुई है, थोड़ा इंतज़ार करोगे तो अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। अभी तो मैं हूँ कमाने वाला और घर का सारा खर्च उठाने वाला। चिंता मत करो बेटा, काबिल लोगों को भला कहाँ नौकरी की कमी है। तब सुबोध अपने पिता की बात काटते हुए कहता है, नहीं पिताजी, मैं कुछ और कह रहा था। मैं कह रहा था कि मुझे एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जाने का ऑफ़र मिला है, ऑस्ट्रेलिया जाने का। मुझे ये खुशी हो रही है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करूँगा। बेटे की नौकरी की बात सुनकर माँ बाप तो मानो कि कुछ पल के लिए सूख से गए। ऐसा लगा था जैसे वो सूखी हुई जड़ के रूप में खड़ी हैं। कौन माँ बाप चाहेगा कि उनके कलेजे का टुकड़ा उनसे दूर चला जाए। माँ बाप ने कुछ गिड़गिड़ाते हुए कहा, बेटा दूसरे देश में नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, तुम तो बड़े ही होनहार बेटे हो, तुम्हें यहाँ भी अच्छी नौकरी मिल सकती है। तब उसी समय सुबोध झुंझलाते हुए बोला, थोड़े गुस्से के लहजे में कहता है, माँ और बाबूजी, मैं बस इसीलिए तो मैं ये बात बताने से डर रहा था आपको। मुझे पता था आप लोग यही नाटक शुरू कर दोगे। आप लोग जानते हैं कि बहुत पहले से ही मेरा विदेश में नौकरी करने का सपना था, और आज ये सपना हकीकत में बदलने जा रहा है। तो मैं ये मौका कैसे गंवा दूँ। ये मेरे लिए किसी सपने से सच होने जैसा है। और तुम चाहते हो कि मैं यही गांव की 4 दीवारों में कैद होकर रह जाऊं, मैं अपने सारे सपनों को ख़त्म कर दूं। सुबोध की बातें सुनकर उसके माता पिता दोनों की आंखों में अजीब सा दुख उभर आता है। उन्हें लगा कि मानो वक्त एक थम सा गया हो। वो दोनों खामोश रहकर एक दूसरे को देखने लगते हैं, जबकि सुबोध अपनी बात कहकर अपने कमरे में चला जाता है। माँ बाप को अपने लाल की दूर होने की चिंता ने उन्हें सारी रात सोने नहीं दिया था। चिंता के मारे उस
रात उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वे दोनों अपने बेटे के बचपन को याद करने लगते हैं। बेटे के पैदा होने से आज तक सारी यादें जो थीं उनके आंखों के सामने किसी फिल्म के चित्र की तरह दिखाई दे रही थीं। इस तरह उसका लालन पालन किया था, किस तरह उसे लेकर के सपने सजाए थे कि हमारे बेटा हमारा बुढ़ापे की लाठी बनेगा, जब हमारे हाथ पर काम करना छोड़ देंगे तो बेटा ही हमें सहारा देगा। सुबोध की माँ कहने लगी, अजी हमारा बेटा बचपन में तो मुझे अपनी आंखों से जरा भी ओझल नहीं होने देता था। यदि मैं नहीं दिखती थी तो पूरा घर सिर पर उठा लेता था, और जैसे ही आप नौकरी से लौटकर घर आते थे तो कैसे दौड़ता दौड़ता आता था और आपकी टांगों में कसकर लिपट जाता था। हमने अपना सब कुछ छोड़कर बेटे के लिए जीना सोचा। सुबोध के पिताजी भी इस सब बातों को याद करके भावुक हो गए और कहने लगे, कमला एक वो दिन था, एक आज का दिन है। एक दिन हमारा बच्चा हमारी उंगली छोड़ना नहीं चाहता था और आज हमारा वही बेटा हमें छोड़ कर के विदेश जाने की बात कर रहा है, विदेश जाने के बारे में सोच रहा है। हमारे इकलौते बेटे ने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि वो चला जाएगा तो उनके बूढ़े माता पिता का क्या होगा, उन्हें कौन संभालेगा, कौन उनके पराधीन जीवन की देखभाल करेगा। क्या औलाद इतनी भी स्वार्थी हो सकती है? ऐसे ही चिंताओं से घिरे हुए वे दोनों रात भर करवटें बदलते रहते हैं। सुबह जब वे अपने कमरे से बाहर निकल कर आए तो देखा कि सुबोध जाने कब से तैयार होकर जूते पहन रहा था। इससे पहले कि वे उससे कुछ पूछ पाते वो एक बैग में अपने कपड़े रखने लगा। ये सब देखकर सुबोध की माँ ने विरोधी स्वर में पूछा, बेटा कहीं जाने की तैयारी है क्या? तो सुबोध बोला, हाँ माँ, मुझे पासपोर्ट बनवाने के लिए मुंबई जाना होगा। मेरा दोस्त है ना सुरजीत, उसके पिताजी पासपोर्ट ऑफिस में काम करते हैं, मेरी उनसे बात हो गई है। जब तक अपॉइंटमेंट लेटर आएगा तब तक मैं यह काम निपटा लूँगा। इसी बहाने कुछ दिन में अपने दोस्त के साथ मुंबई में घूम लूँगा। सुबोध की बात सुनकर उसकी माँ उसके लिए चाय नाश्ता लेने रसोई में चली जाती है। पिताजी ने बड़े प्यार से उससे पूछा, बेटा एक बात तो बताओ, क्या विदेश जाना इतना ज़रूरी है? तब सुबोध कहता है, पिताजी इसमें हर्ज ही क्या है? इतना पैसा मुझे विदेश की नौकरी करने में मिलेगा उतना तो मैं यहाँ कभी भी नहीं कमा पाऊँगा। पिता ने कहा, लेकिन बेटा जिंदगी में पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता है। पैसों के बिना तो हम जी लेंगे लेकिन तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे। अपनों से दूर जाकर हमें जो खुशी मिले वो खुशी हमें नहीं चाहिए। हमें वो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान नहीं चाहिए, वो पैसा नहीं चाहिए। और पिता के शब्दों को सुनकर सुबोध ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, पिताजी आप क्या कह रहे हैं? मैं जीवन भर छोटे से घर में पड़ा रहना नहीं चाहता हूँ। आप क्या चाहते हैं कि मैं अपने सपनों को आग लगा दूं और आपकी तरह छोटी मोटी नौकरी करके जीवन का बोझ ढोता रहूं? ऐसा हरगिज नहीं होगा। इतना कहकर बिना नाश्ता किए ही वो अपना बैग उठाकर चल देता है और रतनलाल अपने पुत्र की बातें सुनकर जैसे पत्थर बने उसे देखते रह गए। कुछ घंटे के सफ़र को तय करके जब सुबोध मुंबई पहुंचा तो उसका मित्र सुरजीत उसके इंतजार में वहां पहले से ही मौजूद था। दोनों दोस्त एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। सुरजीत उसे कार में बिठाकर अपने घर ले जाता है। दोस्त का घर एक ऐसे इलाके में था जो कि काफ़ी बड़ा था, जिसमें वो अपने माता पिता और भाई भाभी के साथ रहता था। सुरजीत ने अपने दोस्त सुबोध का परिचय अपने घर वालों से कराया। सुरजीत ने अपने पिताजी को बताया कि सुरजीत विदेश जाना चाहता है, इसलिए पासपोर्ट संबंधी औपचारिकताएं पूर्ति करने के लिए यहाँ पर आया है। सुरजीत के पिताजी को ये बात शायद कुछ पसंद नहीं आई। उन्होंने सुबोध से कहा कि बेटा तुम अपने माता पिता के इकलौते बेटे हो तो तुम्हें यहीं रहकर उनकी देखभाल करनी चाहिए, उन्हें संभालना चाहिए। अब उन्हें तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है, तुम्हारे बिना अब उनका है ही कौन। दोस्त की बात सुनकर सुबोध ने कहा, अंकल जी मेरे माता पिता ने बड़े संघर्ष करके अपना जीवन बिताया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं विदेश जाकर अच्छे पैसे कमाऊं ताकि उन्हें सुख भरी ज़िंदगी दे सकूं और अपनी भी लाइफ सेटल कर सकूं। ये दुनिया बहुत बड़ी है, हर किसी को इसे घूमने और देखने का सौभाग्य नसीब नहीं होता है। कुछ लोग कुएं के मेंढक की तरह होते हैं जो कुएं को ही दुनिया मानते हैं, इसलिए
इस प्रकार से उनके बीच वार्तालाप हो रहा था। चाय नाश्ता करने के बाद सुरजीत उसे अपने घर में बने गेस्ट हाउस में ले जाता है। काफ़ी देर तक दोनों मित्र बेड पर लेटे लेटे इधर उधर की बातें करते रहे और हंसी मजाक करते रहे। गेस्ट रूम के सामने एक कमरा बना हुआ था, वहाँ से किसी के खांसने की आवाज़ आती थी। बात करते करते सुरजीत भी बीच में से उस कमरे में आता जाता रहता था। जब सुरजीत कुछ काम से घर से बाहर गया तो सुबोध ने उठकर उस कमरे में झांक कर देखा तो उसने देखा कि वहाँ एक बूढ़े दादाजी जोर जोर से खांस रहे थे। सुबोध उनके पास जाता है और अपने हाथ से सहारा देते हुए उन्हें सीधा करके बिठा देता है। सुबोध ने उनकी कमर पर हाथ फेरते हुए थोड़ी देर में बिस्तर पर लेटा दिया, जहां वो एक राहत महसूस कर रहे थे और जहां सुबोध उन्हें प्रसन्न भरी नज़र से देखता जा रहा था। दादाजी ने इशारों से पूछना चाहा कि बेटा तुम कौन हो। सुबोध ने कहा, दादाजी मैं सुरजीत का दोस्त हूँ और यहाँ मुंबई में पासपोर्ट बनवाने के लिए आया हूँ। विदेश में नौकरी लग गई है। ये सुनकर दादाजी ने धीरे से कांपते हुए हाथ उसके सिर पर रखा और उन्हें आशीर्वाद देने लगे। सुबोध को उनकी हालत देखकर काफ़ी अफसोस हो रहा था। थोड़ी देर बाद सुरजीत के पिताजी अंदर आते हैं और बूढ़े दादाजी को दवाई खिलाते हैं और कहते हैं, अब कैसे हैं दादाजी, खांसी में आराम हुआ? तो बोले हाँ। अब सुबोध ये सब देखता रहा और अगले दिन सुरजीत के संग पासपोर्ट बनवाने के लिए घर से निकलता है। दोपहर के समय दोनों ने रेस्टोरेंट में खाना खाया, फिर घर लौटे। फिर देखा तो सुरजीत का पूरा परिवार दादाजी के कमरे में इकट्ठा था। सुरजीत के माता पिता पास में पड़ी चारपाई पे बैठे थे। भाभी उन्हें फल काट कर खिला रही थी और भैया उनके पैर दबा रहे थे। घर पहुंचते ही सुरजीत भी उनके हाल जानने के लिए उनके पास चला जाता है। इस प्रकार अपने पूरे परिवार का प्रेम और अपनापन देख करके सुबोध बहुत प्रभावित होता है। वो गर्व महसूस कर रहा था कि उसे इतने अच्छे लोगों के बीच रहने का अवसर मिला है। साथ ही वो ये देख करके हैरान था कि आजकल के परिवार में भी इतनी एकता देखने को मिलती है। दादाजी की सेवा में सभी लोग चारों तरफ से उन्हें घेर कर बैठे थे। कितना लगाव था उनका, उन्हें अपने दादाजी से बहुत प्रेम था। दादाजी की भी कितनी दयनीय हालत थी। सुबोध भी कुछ समय निकालकर बूढ़े दादाजी और उनके परिवार के पास बैठ जाता है। दादाजी की कुछ मदद कर दिया करता था। 2-3 दिन में ही सुबोध को दादाजी से लगाव हो गया था। दादाजी को देखकर, सुबोध को देखकर उनका चेहरा खिल जाता था। अपने दोस्त के घर आए हुए सुबोध को आज 3 दिन हो चुके थे। आज सुबह जब सुबोध सोकर उठता है तो देखता है कि सामने बूढ़े दादाजी के कमरे में घर के सभी सदस्यों के अलावा डॉक्टर साहब भी मौजूद थे। वे दादाजी की तबीयत की जांच कर रहे थे। दादाजी की तबीयत आज बहुत ज़्यादा खराब थी। उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। वे रह रह करके करा रहे थे। पूछने पर पता चला कि कल शाम से उन्होंने खाना नहीं खाया है। परिवार के सभी लोग मायूस और शांत खड़े थे। दादाजी कुछ बोलने की हालत में नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में सबके लिए स्नेह साफ साफ नज़र आ रहा था। ऐसी हालत में भी दादाजी के चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। तभी सुरजीत के पिताजी उनके पास जाकर बैठ जाते हैं और आंखों में आंसू भरकर बूढ़े पिता की ओर देखने लगते हैं। सुरजीत के पिताजी उनसे कहते हैं, पिताजी उदय प्रताप को फ़ोन लगाऊं क्या? उदय प्रताप का नाम सुनते ही दादाजी की आंखें आंसुओं से डबडबा जाती हैं। उनके चेहरे पर जो शांति थी वो भंग हो जाती है। वे लाचार होकर के थोड़ी देर तक कमरे की छत को निहारते रहे और फिर बिना कुछ कहे अपने गर्दन को नाम में हिला देते हैं और फिर अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। अब तो उनके आंसू निकल कर तकिए को भिगोने लगे। दिन भर सभी लोग उनकी सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन सुबोध को रह रहकर मन में एक ही विचार आ रहा था कि आखिर ये उदय प्रताप कौन है जिसका जिक्र सुरजीत के पिताजी कर रहे थे। ये प्रश्न उसे बार बार विचारों के दलदल में धकेल रहा था। आखिर अंकल किसके बारे में बात कर रहे थे और क्यों उनकी बात सुनकर दादाजी इतने भावुक हो गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, जिसका नाम सुनकर वे रोने लगे। फिर भी उनसे मिलना नहीं चाहते थे। आखिर क्यों? जब शाम को सुरजीत उनसे मिलने आता है तो सुबोध अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो इस सवाल का जवाब अपने जो दोस्त सुरजीत से जानना चाहता है। तो सुरजीत ने उसे बताया कि उदय प्रताप इन दादाजी का इकलौता बेटा है। ये सुनकर सुबोध भौचक्का रह जाता है और फिर उसने बेचैनी उत्सुकता भरे शब्दों में पूछा, तो अंकल आपके क्या लगते हैं?
तो सुरजीत ने बताया कि हमसे सिर्फ इनका इंसानियत का ही रिश्ता है, लेकिन कुछ ना होते हुए भी ये हमारे लिए सब कुछ हैं। दादाजी मेरे पिताजी के अध्यापक हुआ करते थे, वे मृदभाषी व्यक्ति थे और उस समय के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे। मेरे पिताजी का मानना है कि आज वो जो कुछ भी हैं वो उनके कारण हैं। पढ़ाई की फीस भरने के लिए भी हमारे पिताजी के पास पैसे नहीं हुआ करते थे मेरे पिताजी के पास, लेकिन उन्होंने 1 रुपया लिए बिना भी उन्हें पढ़ाया और न केवल पढ़ाया बल्कि पढ़ने में उनकी रुचि जगाई। दोनों दोस्तों की बातें सुनकर सुरजीत के पिताजी भी वहां आ जाते हैं और सुबोध से कहने लगे कि बेटे, दुनिया बहुत ख़राब है। यह सब रिश्ते मतलब के ही होते हैं। जब तक मतलब होता है इंसान की अहमियत समझी जाती है, जब इंसान मतलब ख़त्म हो जाता तो रिश्ते भी ख़त्म हो जाते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इनको इनके बेटे ने छोड़ दिया है, वो बेटा जो इन्हें भगवान से बहुत मन्नतें मांगने के बाद मिला था, बहुत वर्षों के बाद मिला था, जिसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए, जिसे कभी किसी बात की कमी नहीं छोड़ी, वो औलाद जिसे पाल पोस कर बड़ा करके कामयाब बनाने के लिए इन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उसे इतना पढ़ाया कि वो अमेरिका में आज एक बहुत बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर नौकरी कर रहा है। उसने तो वहाँ जा कर के अमेरिका की लड़की से शादी कर ली, वहाँ पर शादी करके घर बसा कर रहने लगा है। पुश्तैनी मकान तो उसने पहले ही बेच दिया था और अपने पिता को और अपनी पिता को एक किराए के घर में छोड़ कर के चला गया था। उसकी माँ ये सदमा ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकी। 3 वर्ष पहले ही उनका देहांत हो चुका, लेकिन उनके बूढ़े पिता अपनी पत्नी के देहांत के बाद बिल्कुल अकेले पड़ गए और एक दिन मेरे पासपोर्ट ऑफिस में मेरे पास आकर के मेरे पैरों में गिर जाते हैं और मुझसे विनती करने लगे कि मैं उनका पासपोर्ट बनवा कर दे दूं ताकि वो अपने बेटे के पास जा सकें। अपने आदरणीय शिक्षा गुरु को अपने पैरों में देख करके मेरी जो हालत हुई थी मैं उसे बयान नहीं कर सकता। मैंने उन्हें उठाकर संभाला, उन्हें चाय नाश्ता दिया और उनके बेटे को फ़ोन लगाया। उनके बेटे ने फ़ोन उठाया, लेकिन वो ये कहकर बात को उसने टाल दिया कि मैं कुछ समय बाद अपने पिताजी को बुला लाऊंगा, और वो आज तक नहीं आया है। ये बेचारे बुढ़ापे की हालत में कहाँ जाते। यहाँ इनका कोई तो नहीं बचा है। एक बेटा ही था जो विदेश में अपनी दुनिया में मगन है। किसके पास जाते, कौन इनकी देख रेख करता। मेरे गुरु थे और मैं भला अपने गुरु को इस हालत में कैसे देख सकता था जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। शिक्षक भी एक पिता होता है, बल्कि कहा तो पिता से बढ़कर होता है। तब से मैंने इन्हें अकेला नहीं छोड़ा है और इस घर में लाकर मैं इनकी देख रेख करता हूँ और मेरे बच्चों को भी दादाजी का प्यार मिल रहा, उनको भी परिवार मिल गया। तब से मैं इन्हें पिताजी कहकर ही बुलाता हूँ। बुढ़ापे में जब कोई अपना नहीं होता है, वही अपना होता है जो अपना होता है। सुरजीत की बात को सुनकर सुबोध अचंभित हो जाता है। दुनिया के निर्दयी पुत्र का परिचय पाकर उसका हृदय अंदर तक धंसता चला जाता है। अभी वे दोनों बातचीत कर रहे थे कि दादाजी के कमरे से कराहने की आवाज़ तेज होने लगी। किसी अनहोनी की आशंका थी और सुरजीत और उसके पिताजी कमरे की तरफ दौड़ते हैं। देखकर सुबोध भी सन्न रह जाता है। फिर वो अपने आप को संभालते हुए उठा और दादाजी के कमरे में जाता है। वहां जाकर देखता है तो दादाजी को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी और अंकल उनके हाथों को अपने हाथ में लेकर सजल नेत्रों से उनकी ओर चिंतित भाव से देखे जा रहे थे। तब तक परिवार के सभी सदस्य आ जाते हैं। भैया उनके पैरों को पकड़कर सहलाने लगते और आंटी उनके मुंह में गंगा जल की बूंदें डालने लगती। वे चाह कर भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने दोनों हाथ जोड़कर और कमरे में सभी सदस्यों से ना चाहते हुए लाचार होकर और उनके हाथ ढीले हो गए और उनकी गर्दन एक तरफ को लुढ़क गई। अपने सारे दुखों और मानसिक रोगों से मुक्त होकर वे इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जा चुके थे। उनके पास जब शरीर की अंतिम विदाई देने की तैयारी होने लगी, शमशान लेकर के जाने लगे। शमशान खचाखच लोगों से भरा हुआ था, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उस भीड़ में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिससे उनका खून का रिश्ता हो। वे सभी लोग केवल इंसानियत के खातिर उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए आए थे। सुरजीत और उनके पूरे परिवार के साथ आज सुबोध भी आंसू बहा रहा था। उनके दुख की कोई सीमा नहीं थी। दिल के किसी कोने में उसके दिल में दमी कोमल भावनाएं फिर से पिघलने लगती हैं। शमशान की चता पर बैठे हुए उसे अपने पिता का चेहरा नजर आने लगता है। उसे एहसास हो गया था
कि क्यों उसके माता पिता उसे विदेश जाने की बात सुनकर पत्थर की तरह जुदा हो गए थे, क्यों वे उनके सामने गिड़गिड़ा रहे थे और हाथ जोड़कर विदेश न जाने की फरियाद कर रहे थे। चिता की जलती हुई अग्नि में रह रहकर उसे अपना बचपन किसी फिल्म की तरह नजर आ रहा था। बूढ़े दादा की अंतिम विदाई के साथ ही शायद सुबोध भी अपने माता पिता की कठोर बनने वाले स्वभाव को विदाई दे चुका था। और उसी दौरान उसके मोबाइल की घंटी बजती है। वो देखता है कि उसके पिताजी का फोन आता है। अपने आप को संभालते हुए उसने कांपते हुए हाथों से फोन उठाया तो उधर से उसके पिता की करुणा और वेदना से सनी गुनी आवाज आती है। वो कहते हैं कि बेटा, तुम्हारा अपार्टमेंट लेटर आ गया है। अपने पिता के मुख से ये बात सुनते ही वो जोर जोर से रोने लगता है। शायद ये एक बात सुनने की ही देर थी। वो कुछ नहीं बोल पाया। उसके ठीक 2 घंटे बाद रेलवे स्टेशन पर वो पहुंच जाता है। उसका दोस्त सुरजीत उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आता है और उसको खूब गले लगा करके शुक्रिया अदा किया। सुबोध अपने दोस्त से कहता है कि मित्र, तुमने अपने घर रहकर मुझे रहने का मौका दिया, ये बड़ा एहसान किया है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ रहकर मैं परिवार, प्रेम और संस्कार समझ गया हूँ। इस प्रकार वो अपने दोस्त से विदा लेता है और ट्रेन में बैठ करके अपने शहर चला जाता है। सुबोध ट्रेन में बैठा था, कुछ गुमसुम सा, कुछ अपने विचारों में खोया हुआ था। और फिर सफ़र करते हुए कुछ देर बाद जब सुबोध अपने घर के बाहर पहुंचा तो वहां खड़े होकर कभी गली को निहार रहा था तो कभी अपने घर को बड़े गौर से देखने लगता है। जब उसने दरवाजे की घंटी बजाई तो अगले ही पल दरवाज़ा खुलता है। दरवाजे पर उसकी माँ और पिताजी खड़े थे, परंतु सुबोध ने जैसे ही उनकी तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके माता पिता 4 दिन में ही चिंता के कारण सूख कर आधे हो गए थे। उनकी बूढ़ी आंखों में उदासी स्पष्ट नजर आ रही थी। उनकी ऐसी हालत देखकर उनका कलेजा मुंह भा जाता है। उसका अचानक बैग हाथ से छूट जाता है और अब वो अपनी माँ और पिताजी से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन उसकी माँ और पिताजी ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर सुबोध को क्या हो गया है। फिर उसके पिताजी उसके आंसुओं को पोंछते हुए अपनी जेब से एक अपार्टमेंट लेटर निकालते हैं। सुबोध ने जब उस अपार्टमेंट लेटर को हाथ में लिया तो वो लेटर गीला था। सुबोध को समझते देर नहीं लगी थी कि ये लेटर किसी और वजह से नहीं बल्कि उसके माता पिता के आंसुओं के कारण भीगा है। उसने तुरंत उस पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर प्रेम और मिश्रित स्वर में बोला, माँ, पिताजी, मैं आप दोनों को छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊंगा। और फिर से उनके गले लग जाता है। आज उस घर में प्यार और खुशी के आंसुओं का सैलाब आ चुका था। वो परिवार आज सही मायने में परिवार बन चुका था और ज़मीन पर पड़े उस अपार्टमेंट लेटर के टुकड़े इस बात की गवाही दे रहे थे कि अपनों के प्रेम से बढ़कर दुनिया में ना तो कोई दौलत हो सकती है, ना कोई सुख हो सकता है। प्रेम में लोग रूखा सूखा खाकर भी स्वर्ग का सुख अनुभव कर लेते हैं। प्रेम और परिवार से अलग होकर स्वर्ग भी मिले तो भी नरक सा लगता है। अब आपको बताते हैं वो 4 बातें जो हर व्यक्ति को मृत्यु से पहले याद होना चाहिए। इन बातों को अच्छे से समझते हैं। पहली बात है परिवार और मित्रों का महत्व। परिवार और दोस्त जीवन के सबसे अहम रिश्ते होते हैं। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं या खुशियों का जश्न मनाते हैं तो यही लोग हमारे साथ होते हैं। अपने रिश्तों को संजोना, उनके प्रति प्रेम और समर्थन देना जीवन के अंतिम क्षणों में संतोष और शांति का अनुभव कराता है। नंबर 2, सपने और लक्ष्य। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ सपने और कुछ लक्ष्य होते हैं। ये हमारे लिए दिशा निर्धारित करते हैं। जब हम अपने लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो हम आत्मसंतोष और प्रेरणा पाते हैं। अगर हम अपनी आकांक्षाओं के प्रति ईमानदार रहते हैं तो अंत में हमें अपने प्रयासों का गर्व महसूस होता है। अपने सपनों को उतनी उड़ान दो कि दूसरों की भावनाएं आहत ना हो पाएं और किसी का जीवन नष्ट ना हो पाए। आपके सपनों से किसी का हंसता खेलता परिवार ना उजड़ जाए। आपके सपने किसी की खुशियां ना छीन लें। आपके ऊंचे सपने आपको पतित ना बना दें। और नंबर 3 है अनुभव और ज्ञान। जीवन में जो अनुभव हम प्राप्त करते हैं वे हमें समझदार बनाते हैं। ये अनुभव ना केवल हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं।
अपने अनुभवों को साझा करना और दूसरों की मदद करना हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। अच्छे इंसान कहीं से बनकर नहीं आते हैं, मनुष्य के वो कर्म अच्छे बना देते हैं जिन कर्मों को देखकर सुनकर दूसरों को प्रभाव पड़ता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। नंबर 4 है अच्छे कर्मों को महत्व जीवन में बहुत बड़ा होता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं या समाज के लिए कुछ सकारात्मक करते हैं तो ये ना केवल हमें खुशी देता है बल्कि हमारी पहचान भी कराता है। जीवन के अंत में ये अच्छे कार्य ही हमारे लिए एक स्थायी विरासत छोड़ते हैं। अच्छा धन कमाना अच्छे कर्म की श्रेणी में नहीं आता, अच्छे रिश्ते निभाना अच्छे कर्म की श्रेणी में आते हैं। इन सभी बातों का ध्यान रखकर हमें पूर्ण संतोषजनक जीवन हमें जीना चाहिए। तो इसलिए अपने माता पिता का विशेष ध्यान रखें और मिलजुल करके अपने परिवार में रहें। अपने माता पिता को कभी किसी भी प्रकार का कष्ट ना दें, क्योंकि माता पिता ही हमारे लिए ऊंचाइयों तक ले जाने वाले होते हैं। ओम शांति।